चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हम आप सभी को उन खास शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों में योगदान दिया और अब सक्रिय तौर पर अपने कार्यों से लोगों के बीच पहुंचते नजर आ रहे हैं। और चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अगर इनके पारिवारिक बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो इनके पिता 2 बार निर्दलीय विधायक रहे और साथ ही जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, साथ ही दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं और साथ ही कांग्रेस में अलग अलग पदों पर अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं कमल दीवान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी के खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, आपसे मेरा सवाल है आपके सामाजिक कार्यों को लेकर। आप सामाजिक कार्यों में लगातार संलग्न रहते हैं और दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन होने के तौर पर आपने समाज का जो वंचित वर्ग है उसको बहुत करीब से देखा होगा। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में आप उन्हें फुलफिल कर पाए हैं? सबसे पहले अमन जी, आपका और जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ा। आपने बात की दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट की। ये ट्रस्ट मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री देवराज दीवान जी ने बनाई थी आज से कोई 30-32 साल पहले। तो इस ट्रस्ट का मेजर उद्देश्य यह था कि गरीब लोग और जो असमर्थ हैं, जो समाज से थोड़े पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक तौर पे थोड़े कमज़ोर हैं, उन लोगों की मदद करने का। तो बहुत मतलब सन 90 के दशक में इस हमारी ट्रस्ट ने, मेरे पिताजी ने जो है पानी के टैंकर चलाए सोनीपत में, एम्बुलेंस सेवा, सब कुछ निःशुल्क था। इसमें सब कुछ ट्रस्ट जो थी, सारा खर्चा ट्रस्ट करती थी। लोगों की शादियां कराना और बड़े सारे अनेकों कार्य जो है हमारी ट्रस्ट ने किए हैं, करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तो ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन सोनीपत में हर जो है पूरी जनता को इस ट्रस्ट के बारे में पता है और सारे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, नई पीढ़ी का तो मैं कह नहीं सकता, तो सब इस ट्रस्ट के बारे में जानते हैं। दीवान साहब, आप एक बिजनेसमैन भी हैं और साथ ही सामाजिक कार्यों में भी लगातार लगे रहते हैं। तो क्या आपको इस दौरान किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही आप इन दोनों लाइफ के बीच में अपने आप को बैलेंस कैसे कर पाते हैं? क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट करना लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप एक बिजनेसमैन और सोशल सर्विस साथ में करते हैं। देखिए, चुनौतियां तो आती हैं कि जब आपने समाज के लिए काम करना है तो समय तो निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो भी है समाज की भलाई के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए, तन मन धन से समाज की सेवा करनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से हर जो है जो शहर के वासी हैं या हमारे देश के लोग हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ इस तरह के कार्य करने चाहिए। चुनावों की बात अगर हम करते हैं तो आप राजनीति में सक्रिय हैं। आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक सुरेंद्र पवार और हाल ही में सांसद बने सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए आपने कैंपेनिंग की और ग्राउंड पर आप प्लानिंग तैयार करते हुए नजर आए। इस दौरान आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या कुछ रहे और क्या कुछ चैलेंजेस उस दौरान आपने फेस किए? देखिए, 2014 में हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव लड़ा। उसके बाद 2019 में हमारे जो सिटिंग विधायक हैं श्री सुरेंद्र पवार जी, और अभी जो 2024 में लोकसभा हुआ, तीनों में बड़ा सक्रिय होकर मैंने काम किया, तन मन से पूरा जोर लगा के। लेकिन ब्रह्मचारी वाले जो ब्रह्मचारी जी का चुनाव था उसमें जो हमारे पिताजी तब नहीं थे, बस उससे पहले दोनों चुनाव में मेरे पिताजी बड़े सक्रिय रहे और हमने मिल के ज़मीनी तौर पे काम किया
और लोगों की समस्याएं सुनी और हमारे जो नेता थे उनकी बातें घर घर जाके पहुंचाई। जी, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आप एक्टिवली ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आए। लोकसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। मुद्दे अलग अलग होते हैं और साथ ही प्लानिंग भी अलग तरह से तैयार की जाती है, लेकिन जो प्लान होते हैं उनको ज़मीन पर एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान आपके जो पर्सनल अनुभव थे वो किस तरह के थे और क्या कुछ इस दौरान आपको चैलेंजेस फेस देखिए, करने पड़े? लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। तो हमने तो 2014 का जो चुनाव लड़ा था इसका चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का, तो उसमें बिल्कुल अलग मुद्दे थे, लेकिन एक लहर ऐसी चली और बिल्कुल विपरीत थी हमारे पार्टी के बिल्कुल। और जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, विधानसभा के मुद्दे बिल्कुल होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं, निगम से जो रिलेटेड होते हैं, आम जो विकास है गलियों का, शहर का, वार्डों का, सब कुछ, तो बिल्कुल अलग अलग मुद्दे होते हैं। जी, अब क्षेत्र की समस्याओं की ओर रुख कर लेते हैं। अगर सोनीपत की मैं बात करूं तो बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था की कमी और अभाव नज़र आता है वर्तमान में। तो आपके द्वारा इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ प्रयास व्यक्तिगत तौर पर किए गए हैं, और साथ ही अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आपकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। अगर आप सोनीपत में बतौर विधायक चुनकर आते हैं तो आप कैसे इन समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पिछले 10 साल से हमारी पार्टी जो है उसमें सरकार में नहीं है। तो 10 साल से भाजपा की सरकार है और मेरे बोलने से तो इतना मैं तो बोलूँगा, क्योंकि नेता एक दूसरे के लिए जो भी बात रखते हैं तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो ये आप शहर की जनता और हरियाणा की जनता से जाके पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा जवाब देगी कि क्या हुआ। अगर आपको बतौर विधायक सोनीपत में जिम्मेदारी मिलती है तो आप कैसे इन समस्याओं को सॉल्व करेंगे? क्योंकि समस्याएं बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं हैं जिसका अभाव सोनीपत में फिलहाल नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगा कि किसको टिकट देनी है, नहीं देनी। और अगर मुझे ये जिम्मेवारी मिलती है और अगर क्षेत्र की जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले जो मेरा जो काम रहेगा वो नगर निगम को ठीक करना रहेगा, क्योंकि हमारे जो सोनीपत निवासी हैं, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान साथी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं निगम से। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है, जो यहाँ पे जैसे ही बारिश होती है पूरा सोनीपत शहर में जल भराव हो जाता है, जो कई सालों से हो रहा है। हमारी सरकार आई थी तब हमारे जो मुख्यमंत्री थे तब के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू करी थी सीवरेज लाइन का, लेकिन किसी वजह से उसके बाद सरकार बदल गई और आज तक वो कार्य नहीं हो पाए। सवाल ये है कि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है, क्योंकि जो चुनाव की अनाउंसमेंट है वो पहले कर दी गई? देखिए, चुनाव की अनाउंसमेंट पहले कर दी या 1 महीने बाद होता, ये शहर की जनता, प्रदेश की जनता वो अपने जनमत से इसका जवाब देगी। जी, लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हैं, अभी इतनी बातें करने का मेरे बोलने से नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस प्रदेश की जनता जो है मौजूदा सरकार को जवाब दे। अब आपके राजनीतिक सफ़र की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया? क्योंकि जो आपके फादर हैं देवराज दीवान जी, उन्होंने भी 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो क्या ये एक फैक्टर था कि जिसके चलते आपकी राजनीति में जो आपका एक इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ? और विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को लेकर सवाल करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कुछ ऐसे आपके फैक्टर रहे जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया और आपने कांग्रेस ज्वाइन की? देखिए, मेरे पिताजी शुरू से एक कांग्रेसी थे। ये जब हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी कारणवश उनको 1996 में टिकट नहीं मिली। कुछ हालात ऐसे बने कि मेरे पिताजी जो है निर्दलीय चुने गए। उसके बाद 2000 में फिर चुनाव हुआ, फिर टिकट नहीं मिली, फिर निर्दलीय चुने गए। लेकिन शुरू से तन से और सोच से हमेशा वो कांग्रेसी थे, कि कांग्रेस एक ना विचारधारा है। चाहे चुनाव हमने निर्दलीय लड़ा हो, लेकिन मन से, तन से हम हमेशा कांग्रेसी हैं और आगे भी रहेंगे हमेशा।
आपने कांग्रेस पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक में आपने बहुत एक्टिवली कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कैंपेनिंग करनी हो, सुरेंद्र पंवार जी की कैंपेनिंग की मैं बात करूं, सतपाल ब्रह्मचारी जी की कैंपेनिंग की मैं बात करूं, तो आपका योगदान रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो टिकट वितरण होता हुआ नजर आएगा उसमें आपकी दावेदारी पुख्ता है? देखिए, दावेदारी तो बिल्कुल पुख्ता है कि मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं और हमने ज़मीनी तौर पे लोगों के लिए काम किया है, और जो भी हर वर्ग के लिए बिना पक्षपात किए मैंने हर वर्ग के लिए काम किया है, पूरे समाज की, सोनीपत शहर की सेवा की है। और ये तो अब ऊपर वालों को देखना है कि कैसे क्या है, लेकिन दावेदारी मेरे हिसाब से बहुत प्रबल है मेरी। इन दिनों विपक्ष द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी पर किए जा रहे हैं। जहां कांग्रेस एक तरफ हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर जो अभी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, वो कांग्रेस से उनके बीते 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे जो युवा नेता हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया है कि हरियाणा मांगे हिसाब। तो ये जन जन को जाके लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जनता को जवाब देना है कि पिछले 10 साल में क्या काम हुआ। और उन्होंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है कि 10 साल हुड्डा जी की सरकार में, कांग्रेस सरकार में क्या हुआ और 10 साल भाजपा सरकार में क्या हुआ। तो ये जनता के बीच हम जा रहे हैं, घर घर, बूथ वाइज, वार्ड वाइज। तो जनता इस चीज़ का जो है जवाब दे रही है, और बाकी जैसे जैसे समय होएगा 31 तारीख तक, तो सारे वो उन्होंने सजेशंस मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं, वो सब कुछ सामने आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इन दिनों हरियाणा मांगे हिसाब चला रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और जो एक चुनावी लड़ाई है वो अब हिसाब पर आकर रुक गई है। आपको लगता है कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, ये कांग्रेस पार्टी को, जो अभी चुनाव होने हैं, 1 अक्टूबर को मतदान होना है, इसमें कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा? 100% मिलेगा। देखिए, जनता जनार्दन ने है, लोकतंत्र में जनता से ऊपर कुछ नहीं है, तो जनता जवाब देगी इसका। मेरे और आपके यहाँ बैठ के टीवी चैनल पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनता ने इनको भी चुना और कांग्रेस को भी पहले देखा, तो ये जनता जो है सर्वप्रिय है, वो सबको जवाब देगी। अब बात कर लेते हैं आपकी सोनीपत सीट की। अगर बात की जाए जातीय समीकरण की, तो यहाँ पर पंजाबी समाज की बहुलता नज़र आती है, और जो खबरें लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी पंजाबी उम्मीदवार यहाँ से उतार सकती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो पंजाबी एक फैक्टर है और ये जो जातीय समीकरण है, ये सोनीपत सीट पर कांग्रेस को मदद देता हुआ नजर आएगा, और साथ ही ये जो पंजाबी फैक्टर है ये आपकी भी दावेदारी सीट से मजबूत करता है? देखिए, सन 1957 के बाद से हमेशा से यहाँ पे एक पंजाबी जो है एमएलए रहा है, विधायक रहा है, लेकिन किसी वजह से पिछले 15 साल से जो है पंजाबी जो है यहाँ पे नहीं जीत पाया है। तो ये हमारे पार्टी हाईकमांड को देखना है कि कैसे क्या करना है। टोटल 2,16,000 मत हैं हमारे सोनीपत में, जिसमें तकरीबन 75,000 पंजाबी हैं, जो लगभग 35% के करीब है। हमने अपना जो है सारा गणित हाईकमान को दे दिया है, उनको बता दिया है, लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन सब कुछ पार्टी से ऊपर नहीं है ये। आपकी महत्वाकांक्षाओं की अगर मैं बात करूं, जो आपके ऑब्जेक्टिव से रहे हैं, लगातार आपके बयानों को भी मैं सुनता आया, और साथ ही जिन चीज़ों का आपने जिक्र भी किया, तो आपकी महत्वाकांक्षाओं में एआईसीसी और कांग्रेस पार्टी की सेवा करना मुख्य तौर पर शामिल है। तो साथ ही आपसे मैं इस दौरान जानना चाहूँगा कि चंडीगढ़ जाने के लिए अभी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हर कोई दावा ठोंक रहा है, और सोनीपत सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी दावेदारों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हर कोई अपनी दावेदारी ठोंकता हुआ नजर आएगा। तो आपको लगता है कि जो जातीय समीकरण है और साथ ही जो आपके पिताजी द्वारा किए गए कार्य हैं इस क्षेत्र के लिए, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे आपकी दावेदारी को पुख्ता करने में? देखिए, दावेदारी तो हर एक का हक है करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।
पार्टी हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल जो ओपन है, हर जन जन के लिए हर एक का हक है टिकट मांगना। और जहाँ तक चंडीगढ़ पहुँचने की बात है, पहले पार्टी डिसाइड करेगी और बाकी जनता जनार्दन देखेगी किसने कितना काम किया, कौन कितने ज़मीनी स्तर पे काम किया, कैसे जो लोगों के बीच में रहा। तो ये तो जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। आपने जनता जनार्दन की यहाँ पर बात की कि जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन साथ ही आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है और आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप जो पार्टी की उम्मीदें हैं, क्योंकि आपने बतौर उम्मीदवार और बतौर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आपने, चाहे दिल्ली की मैं बात करूं, हरियाणा की मैं बात करूं, तो एक्टिवली ग्राउंड पर आपने काम किया है। तो क्या आपको लगता है जो पार्टी की उम्मीदें आपसे जुड़ेंगी, आपको मौका देने के बाद आप उन पर खरा उतरेंगे? देखिए, अगर पार्टी मुझे मौका देगी और सोनीपत की जनता मुझे चुनती है तो मैं करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ। तब मैं आपको दोबारा से 6 महीने बाद बुलाऊंगा और फिर हम जाएंगे जनता के बीच में, लोगों से पूछेंगे और वो तब जवाब दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे अभी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको सोनीपत में देखने को मिली जो अभी भी जनता के लिए फुलफ़िल करनी बाकी हैं, और अगर आप चुन कर आते हैं तो जनता की उन समस्याओं को आप सॉल्व करेंगे? क्योंकि आते वक्त भी जब हम रास्ते में ही थे तो जल भराव की एक बहुत ही कॉमन समस्या यहाँ पर नज़र आई है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सोनीपत में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसे कैसे आप फुलफ़िल करते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं ही सबसे बड़ी देखिए, इस शो में पहले भी मैंने आपको जल भराव की बात आपके पूछने से पहले मैंने बोली, तो बहुत ज़्यादा जो है ये मुद्दा है और बहुत ज़्यादा लोग जो है तकलीफ़ में हैं कि आम नागरिक बहुत परेशान है जल भराव से। तो और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बेरोज़गारी है, विकास है और अनेकों मुद्दे हैं। लेकिन अब ये जब सरकार बनेगी, सब कुछ है, तब उसके बाद बैठ के देखा जाएगा आगे कैसे क्या करना है। आप दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं और साथ ही आपका एक पॉलिटिकल करियर भी है जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका ये सोशल वर्क है ये आपके पॉलिटिकल लाइफ को भी बैलेंस करने में आपको हेल्प करता है, और साथ ही जो सामाजिक कार्य आप करते हैं उससे जनता से जुड़ने में आपको ज़्यादा मदद मिलती है, जो आपको आपके पॉलिटिकल करियर में भी फ़ायदा देती है? देखिए, मेरे पिताजी और मैंने जब भी कोई सोशल वर्क करा है तो हमने उसको कभी राजनीति से नहीं जोड़ा। वो एक हमारी पर्सनल वो है ना, हमने कभी सरकार के पैसे को या किसी फंड को इस्तेमाल, जब मेरे पिताजी भी थे, इस्तेमाल किया। वो जो हम करते हैं हमने ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं। आपके पिता विधायक रहे और बतौर विधायक 2 बार निर्दलीय जीते और एक बार तो कुछ ऐसा माहौल बना कि उन्होंने सामने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त की। तो आपका जो राजनीति के प्रति झुकाव है यह आपके पिता की बदौलत है या आपका ये एक व्यक्तिगत निर्णय था कि आप सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय तौर पर भाग लेंगे? देखिए, शुरुआत में तो पिताजी की वजह से था, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों से मिला, सोनीपत के लोगों से प्यार हुआ, तो अपने अंतरात्मा से एक आवाज़ आई जिससे मैं लोगों के दुख सुख में आना जाना शुरू किया और जो सोशल कार्य करता रहा और आगे भी करता रहूँगा। और साथ ही सोनीपत सीट की अगर मैं बात करूं तो आपके पिता द्वारा किए गए कार्यों को पार्टियां कैश इन करती हुई नज़र आती हैं कि पीने के पानी की अगर समस्या हो तो पार्टी उसे कैश इन करते हुए कहती है कि हमने सोनीपत में पीने के पानी की समस्या को दूर किया। साथ ही जब मैं दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में पढ़ रहा था तो उस दौरान चैरिटी, मेडिकल वैन और तमाम तरह की चीज़ें थी जिसका जिक्र उसमें किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके पिताजी द्वारा किए गए कार्य थे वो आपको आने वाले चुनावों में, जो ये चुनाव होते हैं, इसमें आपकी दावेदारी पुख्ता करने के साथ ही आपको बेनिफिशियल साबित होगी जब आप ग्राउंड पर लोगों के बीच उतरते हुए नजर आएंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी अच्छा नेक कार्य किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ का प्रचार चुनावी रैली में या किसी भी चुनाव का कोई भी सिस्टम होएगा उस चीज़ का मैं प्रचार नहीं करूँ, क्योंकि वो एक पर्सनल हमारा है, हमारा ट्रस्ट का है। तो मैं अपनी ट्रस्ट को कभी भी चुनाव से नहीं जोड़ूंगा। जो सोशल कार्य है, पार्टी हाईकमान जो भी हमें आदेश देगा
चुनेगा नहीं चुनेगा, ये सब कहने वाली बातें हैं। हम अपना कार्य जो है करते रहेंगे। दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप जनता के बीच रखना चाहेंगे, जो आप अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं और जनता के बीच आप पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान देखिए, करते हैं? दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर स्कूल हैं, हम लोग उनकी मदद करते हैं जाके। किसी में क्रिकेट बैग चाहिए, किसी में मतलब बहुत सारी जो स्कूल की ज़रूरतें होती हैं वो करते हैं। अभी हाल ही में हमने पिछले 15 अगस्त को एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट था, हमने उसको स्पॉन्सर किया ताकि जो थोड़ी सी जो ये टूर्नामेंट जो इनकी एसोसिएशंस होती हैं उनको हेल्प करनी शुरू की। और कोई ना कोई ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं तो वहाँ जाके हम जो भी हमारे से जो ट्रस्ट के हिसाब से जो होता है हम मदद करते हैं। सर, चुनाव बेहद नज़दीक हैं और आपकी दावेदारी प्रबल भी है। राजनीतिक चाहे सामाजिक तौर पर आप जनता के बीच सक्रिय हैं। ऐसे में सोनीपत की जो जनता है और साथ ही हरियाणा की संपूर्ण जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी एक अपील होगी पूरे प्रदेश की जनता से कि आने वाले 1 अक्टूबर को आप अपने घर से निकलें, सारे कार्य छोड़ दें, क्योंकि आपका मत जो है एक अच्छी सरकार दे सकता है, एक अच्छा लोकतंत्र का एक वो उदाहरण दे सकता है। सर, आपसे अंत में एक प्रश्न लेना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान सिचुएशंस हैं जिसमें ये चुनाव हो रहे हैं और जिस दौरान आपके पिताजी चुनाव लड़ते हुए नज़र आए थे, तो दोनों ही सिचुएशंस अलग हैं और दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या कुछ फ़र्क नज़र आता है? जो वर्तमान राजनीतिक सिचुएशंस अभी फ़िलहाल क्रिएट हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके बीच टक्कर इस दौरान मानी जा रही है, और साथ ही जिस दौरान आपके पिताजी चुनाव लड़ा करते थे, तो क्या कुछ फ़र्क आपको इन दोनों ही समय में नज़र आता है? देखिए, पीढ़ियों का फ़र्क आ गया है, चुनावी प्रक्रिया तो सेम है, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा लंबा चौड़ा मुझे फ़र्क नहीं आता। लेकिन सोनीपत की जनता ने मेरे पिताजी को बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ सोनीपत की जनता हमेशा हमें प्यार ऐसे ही प्यार करती रहे और हमें आशीर्वाद देती रहे, मुझे और मेरे परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद कमल दीवान जी, जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में चाय पर चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे कमल दीवान जी। सोनीपत सीट पर इनकी दावेदारी प्रबल है, सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक राजनीतिक तौर पर चाहे सामाजिक तौर पर रहे कार्यों में इनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। चाय पर चर्चा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक बने रहिए और देखते रहिए जनता टीवी। चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश।